नमस्कार दोस्तों, एनएलएम एजुकेशन में हार्दिक अभिनंदन। स्वागत मित्रों आप हमने राजनीति दल, दबाव समूह जैसे विभिन्न टॉपिकों का तुलनात्मक राजनीति में अध्ययन कर लिया है और आज हम करेंगे प्रतिनिधित्व और प्रतिनिधित्व प्रणालियों का अध्ययन। क्या टॉपिक है? बहुत ही अच्छा टॉपिक है। लोकतंत्र का आधार होता है प्रतिनिधित्व और प्रतिनिधित्व प्रणाली। तो हम आज प्रतिनिधित्व और प्रतिनिधित्व प्रणालियों के बारे में चर्चा करेंगे। मित्रों, जाना नहीं, आपको यहीं रहना है और आपको अच्छे से समझना है। तो आइए मित्रों, हम देखते हैं धीरे धीरे। पहले मैं आपको सिंपली व्हाइट बोर्ड के माध्यम से बताता हूं। सबसे पहले मित्रों, हम जानते हैं कि लोकतंत्र के दो रूप हैं। लोकतंत्र जो है वो उसके दो रूप देखने को मिलते हैं। पहला प्रत्यक्ष लोकतंत्र, दूसरा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में तो जनता स्वयं शासन संबंधी निर्णय लेती है, जनता ही इसमें निर्णय प्रक्रिया में भाग लेती है और स्वयं ही निर्णय लेती है। और प्रत्यक्ष लोकतंत्र की आप जानते हैं कि तीन प्रमुख विशेषताएं होती हैं: जनसभाएं, आरंभक और जनमत संग्रह। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र में बेसिकली जनसभाओं के माध्यम से पब्लिक इकट्ठी होती है और वहीं पर जनसभा में समस्त निर्णय लिए जाते हैं। आरंभक का तात्पर्य है कि संसद में भी बेसिकली जनता है वो कोई कानून निर्माण का प्रस्ताव ला सकती है। जनमत संग्रह का तात्पर्य है कि वास्तव में संसद कोई भी कानून पारित करती है तो वो अधिनियम का रूप तभी लेता है जब जनता मतदान द्वारा उसे स्वीकृति प्रदान कर देती है। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र की ये तीन विशेषताएं हैं। वहीं आज लेकिन प्रत्यक्ष लोकतंत्र बहुत ही कम जगह प्रचलित है, क्योंकि राज्य का आकार व जनसंख्या बढ़ने के कारण प्रत्यक्ष लोकतंत्र संभव नहीं हो पाया। कहते हैं आज भी केवल स्विट्जरलैंड के कुछ कैंटन में ही प्रत्यक्ष लोकतंत्र प्रचलित है। मेनली 4 कैंटनों का नाम लेते हैं: गलेरस, ओरियो, अपर जेल, इनर जेल। यहीं पर है जो बेसिकली आज प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। अधिकांश देशों में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र ही अपनाया जाता है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करती है। अब प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करती है जनता, तो जनता जब प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करती है तो प्रतिनिधियों को चुनती है। तो प्रतिनिधियों को चुनने का कार्य करते हैं मतदाता। अब मतदाता भी कितने प्रकार के हैं कि किस देश में सार्वभौमिक मताधिकार है या नहीं, सभी को मताधिकार दिया गया है कि नहीं, कि महिलाओं को मताधिकार दिया गया है कि नहीं, ये भी हमें ध्यान में रखना है। तो मित्रों, सार्वभौमिक मताधिकार अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का एक प्रमुख पहलू है। तो वास्तव में जो विल्सन थे, वुड्रो विल्सन, उन्होंने एक 14 सूत्रीय नीति का सामने प्रस्तुत किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि बेसिकली लोकतंत्र का विस्तार और उत्तरदायित्व को बढ़ावा देना चाहिए, सार्वभौमिक मताधिकार अपनाना चाहिए। उसे कहते हैं विल्सेनियन नीति। इसमें मतदाता विस्तार यानी कि सार्वभौमिक मताधिकार और उत्तरदायित्व पर बल दिया गया था। तो इसलिए अनेक देशों में धीरे धीरे सार्वभौमिक मताधिकार पर बल दिया जाने लगा। तो अब किस किस देश में कब कब वास्तव में सार्वभौमिक मताधिकार की नीति अपनाई गई, तो हमें थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना चाहिए। यानी कि विशेषकर महिलाओं को मताधिकार कब कब दिया गया, ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए। देखते हैं मित्रों, 1893 में कहते हैं न्यूजीलैंड में महिलाओं को मताधिकार दिया गया था। 1899 में ऑस्ट्रेलिया में मतदान का अधिकार महिलाओं को दिया गया था। 1907 में बेसिकली जो है फिनलैंड में महिलाओं को मताधिकार दिया गया था। 1907 में फिनलैंड में। 1920 में अमेरिका में महिलाओं को मताधिकार दिया गया था। तो अब ये छोटी छोटी बातें मित्रों एनसीईआरटी की बातें हैं, ये आपको ध्यान रहनी चाहिए कि सबसे पहले 1893 में न्यूजीलैंड में महिलाओं को मताधिकार दिया गया। न्यूजीलैंड जो है क्रिकेट की टीम भी है फेमस न्यूजीलैंड की, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर स्थित है। तो न्यूजीलैंड में महिलाओं को मताधिकार सबसे पहले 1893 में दिया गया, 1899 में ऑस्ट्रेलिया में दिया गया, 1907 में जो है फिनलैंड में महिलाओं को मताधिकार दिया गया, 1920 में अमेरिका में महिलाओं को मताधिकार दिया गया। तो ये आपको ध्यान में रखना है।
तो इसमें गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अब अमेरिका में जो महिलाओं को मताधिकार दिया गया उसके बारे में कुछ आपको बातें भी ध्यान रहनी चाहिए कि अमेरिका में महिलाओं को मताधिकार 1920 में दिया गया। इसके लिए 19वां संशोधन अधिनियम पारित किया गया था। कौन सा अधिनियम पारित किया गया था अमेरिका में? 19वां संशोधन अधिनियम पारित किया गया, जिसे एंथोनी संशोधन अधिनियम भी कहते हैं। एंथोनी संशोधन अधिनियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एंथोनी संशोधन अधिनियम भी कहते हैं कि महिलाओं को मताधिकार अमेरिका में 1920 में दिया गया, 19वें संशोधन अधिनियम द्वारा दिया गया, और इस संशोधन अधिनियम को एंथोनी संशोधन अधिनियम भी कहते हैं। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी चाहिए। उसके बाद मित्रों ध्यान रखते हैं कि बेसिकली फ्रांस में 1944 में, इटली में 1945 में, भारत में 1950 में महिलाओं को मताधिकार दिया गया, जबकि स्विट्जरलैंड में तो ये 1971 में जाके महिलाओं को मताधिकार प्राप्त हुआ। तो ये पूरी सूची मैं आपको अब पीपीटी के माध्यम से बताना चाहूँगा, तो इसमें आपको गड़बड़ नहीं करना चाहिए कि लोकतंत्र के दो प्रकार होते हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। और प्रत्यक्ष लोकतंत्र में तो जनता स्वयं शासन संबंधी निर्णय लेती है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र की मैंने 3 विशेषताएं बताई थी आपको, वो आपको ध्यान में रखनी है। जनसभाएं, आरंभक और जनमत संग्रह। फिर अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में बेसिकली जो जनता है अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करती है, इसलिए अप्रत्यक्ष लोकतंत्र तभी प्रासंगिक रूप से या गुणात्मक रूप से कार्य कर पाएगा जब सार्वभौमिक मताधिकार हो, यानी कि महिलाओं को मताधिकार दिया जाए। इसे बेसिकली विलेसियन नीति के नाम से भी जानते हैं। जैसे अमेरिका में एंथोनी संशोधन अधिनियम 1920 में पारित करके एंथोनी संशोधन नियम, जैसे 19वें संशोधन नियम द्वारा महिलाओं को मताधिकार दिया गया था। अमेरिका में कौन सा? एंथोनी संशोधन अधिनियम जो है 1920 में पारित किया गया, जिसे 19वां संशोधन अधिनियम कहते हैं, महिलाओं को मताधिकार दिया गया था। तो विलेसियन नीति जो है उसके तहत सार्वभौमिक मताधिकार पर विशेष बल दिया गया। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए कि सार्वभौमिक मताधिकार की नीति को किस नाम से भी जाना जाता है? विलेसियन नीति के नाम से भी जाना जाता है, विल्सेनियन नीति के नाम से भी जानते हैं। अब उसके बाद किस देश में कब कब मताधिकार मिला, तो ये भी ध्यान रखना है। न्यूजीलैंड में महिलाओं को 1893 में मताधिकार दिया गया, ऑस्ट्रेलिया में 1899 में दिया गया, फिनलैंड में 1907 में दिया गया, नॉर्वे में 1913 में दिया गया, डेनमार्क में 1915 में, अजरबैजान में 1918 में, अमेरिका में 1920 में, फ्रांस में 1944 में, इटली में 1945 में, भारत में 1950 में, कनाडा में 1960 में, अफ्रीका में 1994 में, कुवैत में 2005 में, और यूएई में 2006 में, और स्विट्जरलैंड में 1971 में है। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं, स्विट्जरलैंड भी जोड़ सकते हैं यहाँ पर बीच में। तो इस प्रकार से इन देशों की सूची है, ये सूची भी आपको ध्यान में रहनी चाहिए। तो मैं दोबारा से बता देता हूँ क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पक्का आता है मित्रों, तो इसमें भूलना नहीं है कि न्यूजीलैंड में महिलाओं को मताधिकार 1893 का है, ऑस्ट्रेलिया का 1899 का है, फिनलैंड का 1907 का है, नॉर्वे का 1913, डेनमार्क का 1915, अजरबैजान 1918, अमेरिका 1920, फ्रांस 1944, इटली 1945, भारत 1950, कनाडा 1960, स्विट्जरलैंड 1971, अफ्रीका 1994, कुवैत 2005, यूएई संयुक्त अरब अमीरात 2006। तो ये सूची आपको पता रहनी चाहिए। मैं मानता हूं कि आप बहुत इंटेलिजेंट हैं और आपने ये आसानी से कर लिए होंगे। अब मित्रों हम चर्चा करेंगे प्रतिनिधित्व के प्रकार पर। तो आइए मित्रों प्रतिनिधित्व के प्रकारों की चर्चा करते हैं। प्रतिनिधित्व के प्रकार, भाई प्रतिनिधि कितने प्रकार के हैं तो वो भी आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले जो है एरिक वोइगलिन, जो है नव परंपरावादी विचारक हैं एरिक वोइगलिन, जो बेसिकली 3 प्रकार का प्रतिनिधित्व बताते हैं। कौन? एरिक वोइगलिन। ये 3 प्रकार का प्रतिनिधित्व बताते हैं, तो ये ध्यान में रखना है एरिक वोइगलिन। पहला बताते हैं मूल प्रतिनिधित्व। मूल प्रतिनिधित्व
ओरिजिनल रिप्रेजेंटेशन। इसमें कहते हैं तार्किक व्यक्ति को, भौतिक व्यक्ति को नेता बनाया जाता है। तार्किक भौतिक व्यक्ति को क्या बनाया जाता है? नेता बनाया जाता है। फिर है अस्तित्व मूलक प्रतिनिधित्व। अस्तित्व मूलक में बेसिकली कहते हैं कि इसमें धार्मिक व्यक्ति को नेता बनाया जाता है। किसको बनाया जाता है? धार्मिक व्यक्ति को। फिर तीसरा प्रकार का जो प्रतिनिधित्व है वो है परा अनुभवातीत प्रतिनिधित्व। उसमें बेसिकली जो है नैतिक व्यक्ति को प्रतिनिधि बनाया जाता है। परानुभवतीत प्रतिनिधित्व में नैतिक व्यक्ति को प्रतिनिधि बनाने का अवसर दिया जाता है। तो इस प्रकार एरिक वोइगलिन 3 प्रकार के प्रतिनिधित्व बताते हैं: मूल प्रतिनिधित्व, अस्तित्व मूलक प्रतिनिधित्व और अनुभवातीत प्रतिनिधित्व। और उसमें कहते हैं सबसे श्रेष्ठ कौन सा होता है? परानुभवतीत प्रतिनिधित्व होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद मित्रों हम जो है कि अगले चर्चा करते हैं कि एएच बिर्च और जोहन वाल्के प्रतिनिधित्व के क्या प्रकार बताते हैं। तो वास्तव में ये भी हम तुलनात्मक रूप से देख सकते हैं। तो इसमें एक तरफ एएच बिर्च लिख लेते हैं, एक तरफ जोहन वाल्के लिख लेते हैं। ये दोनों 3 प्रकार के प्रतिनिधित्व बताते हैं और समानता भी दोनों में है, खाली नाम को लेकर अंतर है, वो भी हम चर्चा करते हैं। जैसे बेसिकली बिर्च कहते हैं 3 प्रकार का होता है: प्रदत्त, सूक्ष्मतर और प्रतीकात्मक। प्रदत्त का है डेलीगेटेड, यानी कि एजेंट के रूप में काम करना, किसी बड़े नेता के एजेंट के रूप में काम करना, चापलूस के रूप में काम करना, प्रदत्त प्रतिनिधित्व। कुछ लोग रहते हैं बड़े नेता की बस चापलूसी करते हैं और चापलूसी कर दिया तो बस वही अपना प्रतिनिधि बना लेता है, उसी के समर्थक के रूप में कार्य करते हैं। वो जो कहता है यस तो यस, नो तो नो। तो ये बेसिकली प्रदत्त प्रतिनिधित्व है। क्या है? प्रदत्त। सूक्ष्म प्रतिनिधित्व में क्या होता है? ये आम जनता का वास्तविक प्रतिनिधित्व करते हैं, आम जनता का समर्थन करते हैं। तीसरा प्रतीकात्मक है, ये दल से जुड़े रहते हैं, दल की नीतियों का समर्थन करते हैं, दल के भक्त रहते हैं। तो ये 3 प्रकार के प्रतिनिधित्व बताते हैं एएच बिर्च और जॉन वाल्के भी सेम ही 3 बताते हैं। प्रदत्त को बस नाम क्या देते हैं? ट्रस्टी प्रतिनिधित्व। सूक्ष्मतर का नाम दे देते हैं देशज प्रतिनिधित्व और प्रतीकात्मक को नाम दे देते हैं सुविधापरक। क्या नाम दे देते हैं? सुविधापरक प्रतिनिधित्व। तो ये आपको ध्यान में मित्रों रखना है, इसमें आपको परेशान नहीं होना है। तो एएच बिर्च ने 3 प्रतिनिधित्व बताए थे। कौन से? प्रदत्त प्रतिनिधित्व, ये क्या होता है? बड़े नेता के एजेंट के रूप में कार्य करता है। जॉन वाल्के इसको क्या कहते हैं? ट्रस्टी प्रतिनिधित्व कहते हैं। सूक्ष्म प्रतिनिधित्व में क्या होता है? इसमें वो आम जनता के हितों की बात करता है, आम जनता का ही नेता होता है, आम जनता के अनुरूप ही नीतियां बनाता है, आम जनता के अनुसार ही कार्य करता है। इसे जॉन वाल्के देशज प्रतिनिधित्व कह देते हैं। तीसरा प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व होता है, इसमें दल की नीतियों के अनुरूप कार्य करता है नेता। तो बेसिकली इसे जॉन वाल्के नाम देते हैं सुविधापरक प्रतिनिधित्व। तो ये 3 बातें आपको ध्यान रखनी है कि एएच बिर्च ने जिन्हें प्रदत्त, सूक्ष्मतर, प्रतीकात्मक कहा, तो वहीं जॉन वाल्के प्रदत्त को ट्रस्टी कहते हैं, सूक्ष्मतर को देशज कहते हैं और प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व को सुविधापरक प्रतिनिधित्व कह देते हैं। तो ये आपको ध्यान रहना चाहिए, इसमें आपको गड़बड़ नहीं करना चाहिए। अब मैं ये दोनों ही पहले आपको पीपीटी के माध्यम से बताने की कोशिश करूंगा। तो एरिक वोइगलिन 3 प्रकार के प्रतिनिधित्व बताते हैं। मूल प्रतिनिधित्व में कहते हैं तार्किकता या भौतिकता के आधार पर प्रतिनिधित्व होता है। अस्तित्व मूलक में धार्मिक व्यक्ति को नेता बनाया जाता है। प्रवाह अनुभववादी में नैतिकता पर आधारित व्यक्ति को नेता बनाया जाता है। कहते हैं सबसे श्रेष्ठ कौन सा है? ये वाला। ये आपको ध्यान रखना है। एरिक वोइगलिन ये नव परंपरावादी विचारक थे, तो इन्होंने ऐसा कहा था, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद मित्रों हम आते हैं आगे, देखते हैं कि बेसिकली बिर्च और जोहन वाल्के का है। एएच बिर्च बताते हैं प्रदत्त प्रतिनिधित्व, जिसमें बड़े नेता के एजेंट के रूप में कार्य किया जाता है। सूक्ष्मतर वास्तविक प्रतिनिधित्व, इसमें आम जनता का नेता के रूप में काम करते हैं। प्रतीकात्मक मतलब इसमें दलीय नीतियों के अनुसरण करते हैं। फिर बेसिकली वाल्के
और वृत्त में तुलनात्मक देखें तो जिसे वृत्त प्रदत्त प्रतिनिधित्व कहता है वह हल्के उसे ट्रस्टी कहता है, जिसे वृत्त सूक्ष्मतम प्रतिनिधित्व कहता है उसे वह हल्के देशज कहता है, जिसे वृत्त प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व कहता है उसे वह हल्के सुविधापरक प्रतिनिधित्व कहता है। तो ये भी थोड़ा सा मित्रों है, तो ये भी आप ध्यान रख लेना, इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब आगे चलते हैं मित्रों, जोसेफ ला पलुम्ब्रा के बारे में भी ध्यान रखते हैं। जोसेफ ला पलुम्ब्रा ये क्या बताते हैं, पहले मैं आपको सिंपली बताने की कोशिश करता हूँ कि बेसिकली क्या क्या बातें कहते हैं जोसेफ ला पलुम्ब्रा। जोसेफ ला पलुम्ब्रा है तो ये 5 प्रकार का प्रतिनिधित्व बताते हैं। पहला कहते हैं कर्मकांडी। कर्मकांडी वो नेता रहते हैं, वो प्रतिनिधि रहते हैं जो विधि निर्माण का कार्य करते हैं, बड़े प्रकांड तरीके से करते हैं विधि निर्माण का कार्य, और ये इसके मामले में प्रकांड पंडित भी होते हैं, उच्च कोटि के विधि निर्माता होते हैं, तो इन्हें कहते हैं कर्मकांडी। फिर दूसरा है अवसरवादी। अवसरवादी तो जहां लाभ दिखा, पद दिखा, वहां पर चले जाते हैं। फिर तीसरा जो है वो है बेसिकली क्या है, मंच वाले। मंच वाले क्या है, मांगे रखने में एक्सपर्ट रहते हैं, ये बस अपनी मांगे रखने का कार्य करते हैं। फिर दलाल। दलाल क्या होते हैं, जो विरोधितों को एक काम करने करते हैं, विरोधितों को एक करने का काम करते हैं। फिर पांचवा है आविष्कारक। आविष्कारक कौन से होते हैं, जो नए कार्य करने में विश्वास करते हैं, नई नई पद्धतियों की खोज करने का कार्य करते हैं, वो आविष्कारक। तो इस प्रकार से जो जोसेफ ला पलुम्ब्रा है वो 5 प्रकार के प्रतिनिधित्व की चर्चा करता है। तो देखते हैं मित्रों, तो जोसेफ ला पलुम्ब्रा ने 5 प्रकार के प्रतिनिधित्व कौन से बताए पीपीटी के माध्यम से देखते हैं। कर्मकांडी, ये क्या होते हैं, उच्च कोटि के विधि निर्माता। अवसरवादी, ये सत्ता के पीछे भागते हैं। मंच वाले मांगे रखने का कार्य करते हैं। दलाल क्या होते हैं, जो विरोधितों को एक करने का कार्य करते हैं। आविष्कारक का मतलब नई पद्धतियों की खोज करने वाले होते हैं। तो इस प्रकार से जोसेफ ला पलुम्ब्रा 5 प्रकार के प्रतिनिधित्व की चर्चा करता है, तो आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद मित्रों आते हैं हम जेडी बार्बर कर। जेडी बार्बर भी बेसिकली जो हैं 4 प्रकार के प्रतिनिधित्व की चर्चा करते हैं, तो वो भी ध्यान रखना है। जेडी बार्बर जो हैं वो 4 प्रकार के बताते हैं, प्रतिनिधित्व के 4 प्रकार। तो पहला तो उन्होंने बताया विधि निर्माता। क्या बताया, विधि निर्माता यानी कि कानून निर्माण का कार्य करते हैं। किसका काम करते हैं, कानून निर्माण का कार्य करते हैं। ये कानून निर्माण से संबंधित रहते हैं, ये कानून निर्माण का काम करते हैं। किसका काम करेंगे, कानून निर्माण का। दूसरा है दर्शक, ये बस देखने का काम करते हैं। दर्शक ये मूक रहते हैं, चुप रहते हैं, बस दर्शक बने रहते हैं, बस देखते रहते हैं कौन क्या कर रहा है, ये लेकिन कोई विशेष भूमिका नहीं निभाते हैं। फिर है विज्ञापनकर्ता, जो सिर्फ प्रचार करने का काम करते हैं, बस मीडिया के सामने आना, अपना प्रचार करना, ठीक है ना। इस प्रकार के लोग हैं, बस मीडिया के सामने आते हैं कुछ नेता देखने, किसी तरीके से मीडिया में उनका फोटो आ जाए, उनकी बात कह जाए, उसी पे ज़्यादा ध्यान रहता है। चौथे रहते हैं अनिच्छुक। अनिच्छुक का मतलब अनिच्छा से आ जाते हैं, बस मन नहीं करता उनका रहने का, लेकिन किसी रूप में बन जाते हैं, उसके बाद काम करने का मन नहीं करता। तो बेसिकली जेडी बार्बर 4 प्रकार के प्रतिनिधित्व की चर्चा करते हैं। विधि निर्माता, दर्शक जो चुप रहते हैं, विज्ञापनकर्ता जो मीडिया के सामने आते हैं, अनिच्छुक जिनकी इच्छा नहीं करती है लेकिन जबरदस्ती काम करने की कोशिश करते हैं, जैसे बड़े घराने के लोग आ जाते हैं, नेता भी आसानी से बन जाते हैं लेकिन मन नहीं करता उनका काम करने का। तो जेडी बार्बर ये 4 प्रकार के प्रतिनिधित्व बताते हैं। जेडी बार्बर ने 4 प्रकार के प्रतिनिधित्व बताया, विधि निर्माता, दर्शक, विज्ञापनकर्ता और अनिच्छुक। तो बेसिकली ये भी आपको ध्यान में रखना है मित्रों, कि क्वेश्चन कहाँ से आएगा ये पता नहीं है। तो जेडी बार्बर ने प्रतिनिधि के 4 प्रकार बताए, विधि निर्माता, दर्शक, विज्ञापनकर्ता और अनिच्छुक। विधि निर्माता जो कानून निर्माण का कार्य करते हैं, दर्शक जो सिर्फ देखने का काम करते हैं, चुप रहते हैं और बाकी काम नहीं करते, विज्ञापनकर्ता जो मीडिया के सामने होते हैं, अनिच्छुक कि मतलब जो कभी कभी आते हैं, मन नहीं करता उनका संसद में आने का, बस कभी कभी यदा कदा आ जाते हैं, उनकी इच्छाएं काम करती नहीं। इसके बाद मित्रों, इसके बाद आपको ध्यान रखना है प्रतिनिधि के सिद्धांत। प्रतिनिधि के सिद्धांत जो हैं वो एलपी वारदात ने दिए थे, 5 प्रकार सिद्धांत बताए थे प्रतिनिधि के सिद्धांत।
एलपी वारदात ने 5 सिद्धांत बताए थे। 5 सिद्धांत कौन कौन से बताए थे वो आपको ध्यान में रखना है। पहला है प्रतिक्रियावादी सिद्धांत। ध्यान से मित्रों सुनना है इसको। प्रतिक्रियावादी सिद्धांत, प्रतिक्रियावादी सिद्धांत में क्या होता है मित्रों कि एक बार बस जनता तो सिर्फ चुनने का काम करती, उसके बाद जो प्रतिनिधि होता है अपनी इच्छा अनुसार कार्य करता है। वो जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं रहता। जनता सिर्फ उसे चुन तो देती है लेकिन उसके बाद वो अपनी इच्छा से काम करता है, तो इसे कहते हैं प्रतिक्रियावादी। जैसे इसका समर्थन भी होब्स हैमिल्टन करते हैं। तो इसमें प्रतिनिधि जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं रहता, अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करता है। जैसे सिंपल है, होब्स का सामाजिक समझौते में भी यही था कि जनता सिर्फ शासक को चुन तो लेती है, उसके बाद सारी शक्तियां शासक के पास रहती हैं, शासक के प्रति उत्तरदायी नहीं रहता है। दूसरा प्रतिक्रियावादी के बाद दूसरा जो प्रमुख है सिद्धांत क्रांतिकारी सिद्धांत है, रेडिकल थ्योरी है। इसका समर्थन रूसो करते हैं। इसमें प्रतिनिधि पूर्णतः जनता के प्रति उत्तरदायी रहता है और जनता के अनुरूप ही कार्य करता है। इसमें जनता स्वयं ही निर्णय लेती है। वास्तव में प्रतिनिधि जो भी होगा तो वो जनता के प्रति पूर्ण रूप से उत्तरदायी रहता है। तीसरा जो है मित्रों कि बेसिकली जो है उदारवादी सिद्धांत है। कौन सा सिद्धांत है? उदारवादी। उदारवादी सिद्धांत का समर्थन जॉन लॉक करते हैं। इसके अनुसार भी जो प्रतिनिधि रहता है वो जनता के प्रति उत्तरदायी रहता है और बेसिकली चाहे तो जनता उस प्रतिनिधि को हटा भी सकती है। तो बेसिकली जॉन लॉक वाला ये ध्यान में रखना है। चौथा जो है वो रूढ़िवादी सिद्धांत है। रूढ़िवादी सिद्धांत में रीति रिवाज परंपराओं का जो जानकार रहता है उसको प्रतिनिधि बनाया जाता है। तो एडमंड बर्क और जेम्स मेडिसन जैसे विद्वान इसका समर्थन करते हैं। पांचवा सिद्धांत और एक है, वो भी आपको ध्यान रखना है, अभिजनवादी सिद्धांत। पांचवा कौन सा है? अभिजनवादी सिद्धांत है। तो मैं वो ऊपर लिख देता हूं, अभिजनवादी सिद्धांत। इसमें उच्च वर्ग के व्यक्ति को प्रतिनिधि बनाया जाता है। इसका समर्थन करते हैं प्लेटो, मोस्का, मिचेल, सी राइट मिल्स। तो इस प्रकार से आपने देखे कि एलपी वारदात जो हैं प्रतिनिधि के 5 सिद्धांतों की चर्चा करते हैं। पहला ए है प्रतिक्रियावादी सिद्धांत। इसमें जनता प्रतिनिधि को चुन तो देती है लेकिन प्रतिनिधि उसके बाद अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करता है। प्रतिक्रियावादी सिद्धांत का समर्थन करते हैं होब्स व हैमिल्टन। दूसरा क्रांतिकारी सिद्धांत, इसमें जनता ही अपने अनुसार कार्य करती है। प्रतिनिधि पूर्णतः जनता के प्रति उत्तरदायी रहता है। वास्तव में जनता ही स्वयं ही अपने प्रतिनिधि होते हैं। अगर ये शब्द कहें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। इसमें जनता स्वयं अपना प्रतिनिधित्व स्वयं करती है। उदारवादी सिद्धांत, उदारवादी सिद्धांत को जॉन लॉक प्रस्तुत करते हैं। इसके अनुसार जो प्रतिनिधि रहता है पूर्णतः जनता के प्रति उत्तरदायी रहता है। फिर जो रूढ़िवादी सिद्धांत है इसके अनुसार प्रतिनिधि उसको बनाया जाता है जो रीति रिवाज परंपराओं में आस्था रखता है। रूढ़िवादी सिद्धांत का समर्थन एडमंड बर्क और जेम्स मेडिसन करते हैं। और अभिजनवादी सिद्धांत के अनुसार प्रतिनिधि उच्च वर्ग के व्यक्ति को बनाया जाता है। इसका समर्थन अभिजनवादी का प्लेटो, मोस्का, मिचेल्स करते हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। फिर मित्रों हमें ध्यान रखना है कि प्रतिनिधित्व के जो है बेसिकली 2 प्रकार का प्रतिनिधित्व रहता है, क्षेत्रीय और व्यावसायिक। क्षेत्रीय में तो भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर प्रतिनिधि का चयन किया जाता है। जैसे भारत में लोकसभा, विधानसभा क्षेत्र में अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग प्रतिनिधि के अपना चुनाव होते हैं। व्यावसायिक प्रतिनिधित्व में व्यवसाय के आधार पर नियुक्त किया जाता है। तो आइए हम उनकी भी चर्चा करते हैं, लेकिन पहले ये सिद्धांत हम पीपीटी के माध्यम से देखने की कोशिश करते हैं। प्रतिनिधित्व के सिद्धांत, एलपी वारदात निम्न 5 प्रकार के प्रतिनिधित्व बताते हैं, सिद्धांत बताते हैं प्रतिनिधित्व के। पहला प्रतिक्रियावादी, इसमें जो बेसिकली प्रतिनिधि रहता है वो जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं रहता, अपने अनुसार कार्य करता है। इसके समर्थक हैं होब्स और अलेक्जेंडर हैमिल्टन। क्रांतिकारी सिद्धांत, इसमें जनता स्वयं अपना प्रतिनिधित्व करती है। इसके समर्थन हैं रूसो। फिर रूढ़िवादी सिद्धांत, इसमें जो रीति रिवाज परंपराओं संपन्न व्यक्ति है उसको प्रतिनिधि बनाया जाता है। इसके समर्थक हैं सर हेनरी मैन, एडमंड बर्क और जेम्स मेडिसन। उदारवादी सिद्धांत, उदारवादी सिद्धांत जो है उसके अनुसार जो प्रतिनिधि रहता है वो जनता के प्रति उत्तरदायी रहता है। इसके समर्थक हैं जॉन लॉक और थॉमस जेफरसन।
तो ये ध्यान रखना, थॉमस जेफरसन भी इसका समर्थन करते हैं कि अभिजनवादी सिद्धांत है, अभिजनवादी सिद्धांत के अनुसार उच्च वर्ग के व्यक्ति को प्रतिनिधि बनाया जाता है। इसका समर्थन करते हैं प्लेटो, मोस्का, मिचेल, सी राइट मिल्स। तो ये आपको सारी बातें पता रहनी चाहिए, इसमें आपको तनाव नहीं लेना चाहिए। अब इसके बाद मित्रों हम आते हैं अगली बातों पर ध्यान देते हैं। तो वो अगली बातें क्या हैं, प्रकार क्या हैं प्रतिनिधि के, वो देखते हैं। पहला है क्षेत्रीय प्रतिनिधि, दूसरा है व्यावसायिक प्रतिनिधि। क्षेत्रीय प्रतिनिधि क्या होता है, इसमें भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार बेसिकली प्रतिनिधि का चयन किया जाता है। जैसे भारत में भी देखें, लोकसभा और विधानसभा के हमारे यहाँ जो चुनाव होते हैं उसमें सारा भौगोलिक के हिसाब से बांटा जाता है कि भाई इस जयपुर वाला ही लोकसभा क्षेत्र है, दिल्ली की इतनी सीटें हैं। तो इसमें पूरा क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व पाया जाता है भारत में। तो क्षेत्रीय में क्या है, पूरे निर्वाचन क्षेत्र को विभिन्न क्षेत्रों में बांट दिया जाता है, पूरे राज्य को विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। फिर अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग प्रतिनिधि चुने जाते हैं। जबकि व्यावसायिक प्रतिनिधित्व में क्या होता है कि इसमें संसद में जो प्रतिनिधित्व होता है व्यवसाय के आधार पर होता है। तो इस व्यावसायिक प्रतिनिधित्व का समर्थन कौन करते हैं, श्रेणी समाजवादी करते हैं। श्रेणी समाजवादी कौन से हैं, पेटी, ऑरेंज, जीडीएच कोल, हॉब्सन, ये। फिर साथ में समाजवादी और फांसीवादी भी इस व्यावसायिक प्रतिनिधित्व का समर्थन करते हैं। बेसिकली साम्यवादी और फांसीवादी भी व्यावसायिक प्रतिनिधित्व का क्या करते हैं, समर्थन। तो दो प्रकार का प्रतिनिधित्व जो है प्रचलित है हमारे यहाँ, क्षेत्रीय और व्यावसायिक। लेकिन अधिकांश देशों में क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व भी है और लास्की मिल जैसे विद्वान इसका समर्थन भी करते हैं, और अधिकांश लोकतांत्रिक देशों में इसी प्रकार का प्रतिनिधित्व प्रचलित है। अब आते हैं मित्रों हमारे यहाँ प्रतिनिधित्व प्रणालियों पर, यानी कि जो चुनाव की प्रणालियां क्या क्या हैं उस पर हम चर्चा करते हैं। तो आइए मित्रों, तो मैं पहले आपको बेसिक बताने की कोशिश करता हूं। प्रतिनिधित्व प्रणालियों के बारे में चर्चा करते हैं कि प्रतिनिधित्व प्रणालियां कितने प्रकार। देखो मित्रों, जो हमारे यहाँ चुनाव होते हैं भौगोलिक आधार पर, तो बेसिकली उसमें तीन प्रकार की प्रतिनिधित्व प्रणालियां देखने को मिलती हैं। कितने प्रकार की देखने को मिलती हैं, तीन प्रकार की। पहली प्रकार की जो प्रतिनिधित्व प्रणाली है उसको कहते हैं कि सामान्य बहुमत प्रणालियां है, बहुमत प्रणालियां। कौन सी है, बहुमत प्रणालियां। इस प्रकार की बहुमत प्रणालियों में जो सर्वाधिक वोट प्राप्त करता है उसी को प्रतिनिधि घोषित कर दिया जाता है। बहुमत प्रणालियों में क्या होता है, जो सबसे अधिक मत प्राप्त करेगा उसको निर्वाचित प्रतिनिधि मान लिया जाता है। दूसरा है पूर्ण बहुमत प्रणालियां। पूर्ण बहुमत प्रणालियों में क्या होता है, इसमें विजयी उम्मीदवार उसी को घोषित किया जाता है जो 50% +1 मत प्राप्त करता है। कितने मत प्राप्त करता है, 50% +1। तीसरा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालियां। इसमें उम्मीदवार को उसी को विजयी घोषित किया जाता है जो एक निश्चित मत प्राप्त करता है, निश्चित संख्या में, एक कोटा या निश्चित संख्या में वोट प्राप्त करेगा, उसी को कहीं ना कहीं प्रतिनिधि घोषित किया जाता है। तो हमारे यहाँ पूरे विश्व स्तर पर देखें तो अनेक प्रकार की बहुमत प्रणालियाँ प्रचलित हैं, अनेक प्रकार की पूर्ण बहुमत प्रणालियाँ प्रचलित हैं, अनेक प्रकार की आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालियाँ भी प्रचलित हैं। अब बहुमत प्रणालियाँ कौन कौन सी प्रचलित है वो भी मैं खाली नाम लिखकर तो हम देख सकते हैं कि कौन कौन सी हैं। तो मैं आपको पहले सिंपल फिर बताने की कोशिश करता हूँ। बहुमत प्रणालियाँ कौन सी, बहुमत प्रणालियों में क्या होता है, जो सर्वाधिक मत प्राप्त करेगा उससे विजय घोषित। ये तीन प्रकार की हैं, सामान्य बहुमत प्रणालियां, सामान्य बहुमत प्रणाली, इसके कुछ अन्य नाम भी हैं, जर्नल टिकट सिस्टम भी कह देते हैं इसको, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम भी कह देते हैं। भारत में इसी प्रकार की प्रणाली भारत में प्रचलित है। भारत में लोकसभा, विधानसभा, यहाँ तक कि सरपंच के जो पंच के भी चुनाव होते हैं वो सामान्य बहुमत प्रणाली के माध्यम से ही होते हैं।
तो आप ये क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए, चाहे सरपंच का चुनाव हो, चाहे पंच का चुनाव हो, चाहे एमएलए का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, वो सब सामान्य बहुमत प्रणाली के माध्यम से होते हैं। तो ये सिंपल सामान्य बहुमत प्रणाली। इसके दूसरे नाम क्या है? जनरल टिकट सिस्टम भी है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम भी है। दूसरा है सीमित मत प्रणाली, लिमिटेड वोट सिस्टम। तीसरा इसमें जो है वो प्रणाली है एकल असंक्रमणीय मत प्रणाली। ये बहुमत प्रणालियों को हो गया 3 प्रकार। फिर है पूर्ण बहुमत प्रणालियां। पूर्ण बहुमत प्रणालियों में उसी उम्मीदवार को विजयी घोषित किया जाता है जो 50% +1 मत प्राप्त करता है। तो बेसिकली ये भी 2 प्रकार की हैं, द्वितीय मत प्रणाली और वैकल्पिक मत प्रणाली। तीसरा जो है प्रकार वो है आनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली। इसमें बेसिकली आती हैं सूची प्रणाली, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, संचयी मत प्रणाली और साथ में जर्मनी की जो अतिरिक्त सदस्य संख्या प्रणाली है वो भी। तो ये है। अब इसमें सिंपल मित्रों ये ध्यान रखना है कि हमें सारी प्रणालियों के बारे में जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। एक मोटी मोटी बात जो मैं कह देता हूँ, आपको बता देता हूँ, तो वो आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि आप इसमें ये ध्यान रखना कि इनमें से सबसे अधिक आरक्षण पर या अल्पसंख्यक के प्रतिनिधित्व पर कौन सी प्रणाली बल देती है? तो सबसे अधिक बल देती है ये प्रणाली। अब आपसे क्वेश्चन यही पूछा जाता है बार बार कि इनमें से सबसे अधिक अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व पर कौन सी प्रणाली बल देती है? तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व को सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानती है। ये क्वेश्चन तो आपको ध्यान रहना चाहिए। एक क्वेश्चन और आता है, वो भी आपको ध्यान रखना है कि बेसिकली 3 प्रणालियों को छोड़कर बाकी सभी प्रणालियां जो हैं वो अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व का समर्थन करती हैं। अब 3 प्रणालियां कौन सी हैं जो नहीं करती हैं समर्थन, वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो है सामान्य बहुमत प्रणाली, ये अल्पसंख्यक का समर्थन नहीं करती है। और 2 ये प्रणालियां जो पूर्ण बहुमत प्रणालियां हैं, ये भी अल्पसंख्यक का समर्थन नहीं करती है। बाकी जितनी भी प्रणालियां मैंने बताई वो सब अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व का समर्थन करती हैं। तो ये भी एक क्वेश्चन है, ये भी आपको ध्यान में रहना चाहिए। ये 2 क्वेश्चन आपके सामने स्पष्ट होने चाहिए। अब मित्रों आते हैं, सबसे पहले हम बहुमत प्रणालियों की चर्चा करते हैं, व्यापक रूप से अध्ययन करने का प्रयास करते हैं। तो आइए, तो इसमें बेसिकली देखते हैं बहुमत प्रणाली। बहुमत प्रणालियों में मैंने कहा कि इसमें क्या होता है, जो सबसे अधिक उम्मीदवार मत प्राप्त करता है उसे विजयी घोषित किया जाता है। सबसे अधिक मत प्राप्त करने वाले को विजयी घोषित किया जाता है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट इसका याद रखना चाहिए। फिर ये 3 प्रकार की है। पहला क्या है? सामान्य बहुमत प्रणाली। सामान्य बहुमत प्रणाली के कुछ अन्य नाम भी हैं। इसके अन्य नाम क्या हैं? जनरल टिकट सिस्टम, जनरल टिकट सिस्टम। आगे समझ, जनरल टिकट सिस्टम। दूसरा नाम सामान्य बहुमत प्रणाली का जो है वो आपको ध्यान रखना है, फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम। फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम। ठीक है, ये 2 नाम ध्यान रखना है, जनरल टिकट सिस्टम, फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम। ये तो आपको ध्यान रखना है। सामान्य बहुमत प्रणाली में क्या क्या और बातें रहती हैं वो सुन लेना। इसमें बेसिकली क्या होता है, एकल सदस्य निर्वाचन क्षेत्र होता है। प्रत्येक दल भी एक ही उम्मीदवार खड़े कर सकता है, एक ही उम्मीदवार खड़े करेगा एक क्षेत्र में।
मतदाता भी एक ही वोट डालता है और जो उम्मीदवार सबसे अधिक मत प्राप्त करेगा वो विजय घोषित हो जाता है। भारत के लोकसभा विधानसभा के चुनाव में इसी प्रकार की प्रणाली अपनाई जाती है। यहाँ तक कि पंच सरपंच के चुनाव में भी सामान्य बहुमत प्रणाली, जनरल टिकट सिस्टम, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम अपनाई जाती है। तो ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। दूसरा कौन सी प्रणाली है उस पर चर्चा करते हैं। दूसरी है सीमित मत प्रणाली, लिमिटेड वोट सिस्टम। लिमिटेड वोट सिस्टम, सीमित मत प्रणाली में क्या होता है, इसमें बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र होता है। क्या होता है? बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र होता है। बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र होता है। तो बेसिकली क्या होता है, बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र में जितनी रिक्तियां होती हैं उससे एक कम स्थान पर दल अपने उम्मीदवार खड़े करते हैं। जैसे बहुसदस्यीय में सीटें कितनी, एक क्षेत्र में 5 सीटें हैं, कम से कम 5 सीटें हैं, तो दल कितने उम्मीदवार खड़े करेंगे? 4। दल कितने उम्मीदवार खड़े करेंगे? 4। और मतदाता भी वोट पे डालेंगे 4। इसमें क्या है, बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र होता है। फिर इसमें दूसरी बात क्या है, जितनी रिक्तियां हैं दल उससे एक संख्या कम पर अपने उम्मीदवार खड़े करते हैं। यानी कि रिक्तियां 5 हैं, मान लीजिए कहीं से 5, किसी क्षेत्र से 5 उम्मीदवार चुनने हैं, तो दल 4 ही उम्मीदवार खड़े करते हैं। कितने खड़े करते हैं? 4। एक कम स्थान पर खड़े करते हैं। जितने दल उम्मीदवार खड़े कर सकते हैं, मतदाता उतने ही वोट डाल सकता है। जितने दल क्या है, उम्मीदवार खड़े करेंगे, मतदाता उतने ही वोट डाल सकता है। ये भी ध्यान रखना है। मतदाता कितने वोट डाल सकता है? जैसे सिंपल है, रिक्तियां 5 हैं, तो दल अगर 4 उम्मीदवार खड़े कर सकता है तो मतदाता भी 4 ही वोट डाल सकता है। लेकिन मतदाता ये चारों वोट अलग अलग उम्मीदवारों को देगा, ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। अलग अलग उम्मीदवारों को देगा। क्या देगा? अलग अलग को। उसके बाद लास्ट में जो मतगणना होगी, मतगणना कर लेंगे दलीय आधार पर। मतगणना के बाद देखेंगे जिस दल को सबसे अधिक मत प्राप्त हुए उसके 4 उम्मीदवार चुन जाएंगे, और जो सेकंड स्थान पर दल आएगा उसका भी एक उम्मीदवार चुन लिया जाएगा। इस प्रकार से सीमित मत प्रणाली में क्या किया जाता है कि बेसिकली अल्पसंख्यक दल का भी प्रतिनिधित्व हो जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो कहते हैं सीमित मत प्रणाली अनेक देशों में प्रचलित भी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर मित्रों एक प्रणाली और है इसमें, वो भी हम चर्चा कर देते हैं, वो है एकल असंक्रमणीय मत प्रणाली। एकल असंक्रमणीय मत प्रणाली में क्या होता है, ये भी सेम सीमित मत प्रणाली की तरह ही होती है, लेकिन इसमें क्या है, बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र होता है। जितनी रिक्तियां होती हैं दल उससे एक कम उम्मीदवार पर ही अपने उम्मीदवार खड़े कर सकते हैं, लेकिन मतदाता इसमें एक ही वोट डालता है। क्या डालता है? एक ही वोट। ये ध्यान रखना, एकल असंक्रमणीय मत प्रणाली में मतदाता एक ही वोट डालता है। दल कितने उम्मीदवार खड़े कर सकता है? जितनी रिक्तियां हैं उससे एक कम सीट पर। अब मित्रों मैं पीपीटी के माध्यम से फिर आपको तीनों प्रणालियां समझाने की कोशिश करता हूं। पहला है बहुमत प्रणाली। प्रतिनिधि प्रणाली के 3 प्रकार बताए थे मैंने। पहला बहुमत प्रणालियां, दूसरा पूर्ण बहुमत प्रणालियां, तीसरा आनुपातिक प्रतिनिधि प्रणालियां। अब पहला है सामान्य बहुमत प्रणाली। इसे जनरल टिकट सिस्टम, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम भी कहते हैं। इसमें एकल सदस्य निर्वाचन क्षेत्र होता है और दल भी एक ही उम्मीदवार, एक दल एक ही उम्मीदवार खड़ा कर सकता है, मतदाता भी एक ही वोट डालता है, और जिस उम्मीदवार को सबसे अधिक मत प्राप्त होते हैं उसे विजयी घोषित कर दिया जाता है। भारत में लोकसभा के सदस्यों को चुनाव, विधानसभा के सदस्यों को चुनाव, पंच सरपंच का चुनाव इसी प्रणाली के द्वारा होता है। दूसरा है सीमित मत प्रणाली। सीमित मत प्रणाली में देखें तो बेसिकली बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र होता है। इसमें जितनी रिक्तियां होती हैं उससे एक कम स्थान पर दल उम्मीदवार खड़े करता है। देखो इसमें दल कुल रिक्तियों की संख्या से एक कम स्थान पर उम्मीदवार खड़े कर सकते हैं। फिर मतदाता उतने ही वोट डाल सकता है जितने उम्मीदवार खड़े कर सकता है, दल उम्मीदवार खड़े कर सकता है। मान लीजिए रिक्तियां 5 हैं तो दल 4 उम्मीदवार खड़े कर सकता है, तो मतदाता भी वोट कितने डाल सकता है? 4। लेकिन मतदाता एक उम्मीदवार को एक ही वोट दे सकता है। क्या मतदाता क्या देगा? एक उम्मीदवार को एक वोट। ये नहीं एक उम्मीदवार को 2 वोट नहीं दे सकता। फिर इसमें मतगणना दल के आधार पर होती है। जिस दल को सर्वाधिक मत प्राप्त होते हैं उसके 4 उम्मीदवार चुने जाएंगे। जो सेकंड नंबर पर आएगा तो उसका भी सदस्य कुछ ना कुछ उसका भी प्रतिनिधित्व हो जाता है। तो अर्जेंटीना, मैक्सिको, बोलिविया की सीनेट में ये प्रणाली अपनाई जाती है। कहाँ कहाँ?
अर्जेंटीना, मैक्सिको, बोलिविया की सीनेट में यह प्रणाली अपनाई जाती है। एकल असंकरणीय मत प्रणाली, सिंगल नॉन ट्रांसेबल वोट सिस्टम, इसमें सीमित मत प्रणाली से एक भिन्नता है, इसमें मतदाता एक ही वोट डालता है। बाकी ये सीमित मत प्रणाली की तरह है, इसमें बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र होता है, इसमें दल कुल रिक्तियों की संख्या से एक कम स्थान पर उम्मीदवार खड़े कर सकता है। मतदाता जो है वो एक ही वोट डालेगा। क्या डालेगा? एक। फिर जिस दल को सबसे अधिक वोट प्राप्त होंगे उसके अधिकतम उम्मीदवार चुने जाएंगे, और जो सेकंड नंबर पर आएगा उसका भी उसको भी स्थान मिल जाएंगे। ये जापान में अपनाई जाती है। कहाँ अपनाई जाती है? जापान में। तो ये मित्रों 3 प्रणालियां हैं, थोड़ा सा सूक्ष्म तरीके से ध्यान रखना तो आपको समझ भी आ जाएगा। इसके बाद मित्रों हम देखते हैं कि बेसिकली पूर्ण बहुमत प्रणालियां। पूर्ण बहुमत प्रणालियों के बारे में भी ध्यान से सुनना है, इसमें भी आपको गड़बड़ नहीं करना है, ठीक है ना। पूर्ण बहुमत प्रणालियां, पूर्ण बहुमत प्रणालियों में 2 बातें ध्यान रखनी। पहला, इसमें एकल सदस्य निर्वाचन क्षेत्र होता है। दूसरा, उम्मीदवार उसी को विजयी घोषित किया जाता है जो 50% + 1 मत प्राप्त करता है। ये 2 प्रकार की हैं। एक तो है द्वितीय मत प्रणाली, एक है वैकल्पिक मत प्रणाली। द्वितीय मत प्रणाली में क्या होता है ये ध्यान में रखना है। द्वितीय मत प्रणाली जो है सेकंड बैलेट सिस्टम, इसको रन ऑफ सिस्टम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रन ऑफ सिस्टम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रन ऑफ सिस्टम भी कहते हैं। द्वितीय मत प्रणाली में क्या होता है कि बेसिकली जो उम्मीदवार है वो क्या काम करेगा क्या नहीं करेगा, इसमें ध्यान रखना है कि इसमें क्या होता है। पहले तो सभी उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने की अनुमति दी जाती है। भाई कोई भी चुनाव लड़ ले। अगर मान लीजिए प्रथम दौर के चुनाव में किसी भी उम्मीदवार को 50% + 1 मत प्राप्त नहीं होते हैं, ये मत प्राप्त नहीं हुए प्रथम दौर के चुनाव में, तो सेकंड टाइम क्या किया जाता है, जो प्रथम 2 स्थान पर उम्मीदवार आए हैं उनमें दोबारा चुनाव कराए जाते हैं। उनमें क्या कराए जाते हैं? दोबारा चुनाव कराए जाते हैं। तो जब 2 ही कैंडिडेट रहेंगे तो उनमें से एक जीत जाता है। तो इसमें क्या होता है द्वितीय मत प्रणाली में, पहले दौर के चुनाव में तो क्या है सभी उम्मीदवारों को खड़े होने दिया जाता है। लेकिन जो दूसरे दौर का चुनाव होता है, अगर मान लीजिए पहले दौर के चुनाव में किसी भी उम्मीदवार को 50% + 1 वोट प्राप्त नहीं हुए, तो फिर दूसरे दौर के चुनाव में केवल वही उम्मीदवार खड़े हो सकते हैं जो पहले 2 स्थान पर आए। अब जब 2 ही कैंडिडेट रहेंगे तो एक को तो 50% + 1 मत प्राप्त हो ही जाते हैं। ये प्रणाली फ्रांस के राष्ट्रीय सभा के चुनाव में, राष्ट्रपति के चुनाव में, फ्रांस की संसद का जो निम्न सदन है राष्ट्रीय सभा, या राष्ट्रपति के फ्रांस के राष्ट्रपति के चुनाव में, श्रीलंका के राष्ट्रपति के चुनाव में, इवन पहले अफगानिस्तान के राष्ट्रपति के चुनाव में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अब वैकल्पिक मत प्रणाली क्या है? वैकल्पिक मत प्रणाली में भी एकल सदस्य निर्वाचन क्षेत्र होता है, लेकिन इसमें मतदाता जो होते हैं वरीयता के आधार पर वोट डालते हैं, पसंदगी के आधार पर वोट डालते हैं। एक नंबर की वरीयता, 2, 3 ऐसे जितने उम्मीदवार होते हैं उतनी वरीयता डालते हैं। पहले तो प्रथम वरीयता के आधार पर मतगणना की जाती है। अगर प्रथम वरीयता की मतगणना में किसी भी उम्मीदवार को अगर 50% + 1 वोट प्राप्त नहीं होते हैं तो सबसे निचले स्थान पर आए उम्मीदवार को हटा दिया जाता है। उसे प्राप्त मतों को द्वितीय वरीयता के आधार पर अन्य उम्मीदवारों में बांट दिया जाता है। नीचे से उम्मीदवार हटाने का और बाकी लोगों में उम्मीदवारों में वोट बांटने की प्रक्रिया ये तब तक जारी रहती है जब तक किसी उम्मीदवार को 50% + 1 वोट प्राप्त न हो जाए। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में ये वैकल्पिक मत प्रणाली ही वास्तव में अपनाई जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब वो तो लिखा हुआ है सिंपल हमारे बेयर एक्ट में कि राष्ट्रपति के चुनाव में आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संगठनीय मत प्रणाली अपनाई जाती है। वस्तुतः वो वैकल्पिक मत प्रणाली है। कौन सी है? अल्टरनेटिव वोट सिस्टम है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये 2 बातें भी आपको पता रहनी चाहिए। अब मैं ये भी आपको पीपीटी के माध्यम से बता देता हूँ कि बेसिकली पूर्ण बहुमत प्रणालियाँ, इसमें 50% + 1 मत प्राप्त होने चाहिए, एकल सदस्य निर्वाचन क्षेत्र होना चाहिए। द्वितीय मत प्रणाली को रन ऑफ व्यवस्था भी कह देते हैं। क्या वो कह देते हैं? रन ऑफ सिस्टम भी। यदि प्रथम दौर की मतगणना में या प्रथम दौर के चुनाव में किसी भी उम्मीदवार को 50% + 1 मत प्राप्त नहीं होते हैं तो प्रथम 2 स्थानों पर उम्मीदवारों में पुनः चुनाव कराया जाता है और फिर उनमें से एक को तो 50% + 1 मत प्राप्त ही होने हैं।
तो ये द्वितीय मत प्रणाली कहाँ अपनाई जाती है? फ्रांस के राष्ट्रीय सभा और राष्ट्रपति के चुनाव में, श्रीलंका और अफगानिस्तान के राष्ट्रपति के चुनाव में ये प्रणाली अपनाई जाती है। तो ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। फिर है वैकल्पिक मत प्रणाली। इसमें मतदाता वरीयता के आधार पर वोट डालते हैं। यदि प्रथम वरीयता की मतगणना में किसी भी उम्मीदवार को 50% +1 वोट प्राप्त नहीं होते तो सबसे निचले स्थान पर आए उम्मीदवार को हटाकर उसे प्राप्त मतों को अन्य उम्मीदवारों में बांट दिया जाता है द्वितीय वरीयता के आधार पर। ये नीचे से हटाने की प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक किसी उम्मीदवार को 50% +1 मत प्राप्त नहीं हो जाते। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में यही प्रणाली अपनाई जाती है। तो इस प्रकार से मित्रों ये आपको मैंने इतनी निर्वाचन प्रणालियां बताई। अब हम अगली नेक्स्ट वीडियो में आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और कुछ अन्य प्रणालियों की चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो में मैं आपसे आज विदाई चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।